आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं भ्रूण और इसका विकास। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का हमारा बिंदु है वह है आवृतबीजी यानी कि पुष्पी पौधों का जो भ्रूण होता है वो कैसे बनता है और इसका विकास किस प्रकार से होता है। तो चलिए आइए समझते हैं जो आज हमारा टॉपिक है भ्रूण और इसका विकास। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व हम एक बार पुनः भ्रूण कोश को जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने भ्रूण कोश को पढ़ लिया है और इस भ्रूण कोश के अंदर जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं को भी हमने पढ़ लिया है। तो विशेष रूप से 3 संरचनाएं इसमें होती हैं और इन संरचनाओं में ये प्राथमिक कोशिकाएं हैं, ये हम जान चुके हैं। ये जो इसके केंद्र में है ये ध्रुवीय कोशिका या सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको कहते हैं। और ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है उनमें से एक ही क्या होती है, अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका, ठीक है। तो इस अंड कोशिका से ही आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा बिंदु है, ये अंड कोशिका से ही आगे के क्रम में बढ़ेगा। यानी अंड कोशिका का जो निषेचन होता है वह परागकण के प्रथम नर केंद्रक से होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया में परिभाषा में हमने पढ़ा है कि जो निषेचन होता है वह नर और मादा के संलयन की प्रक्रिया है। तो नर और मादा यानी नर कौन सा होगा, परागकण केंद्रक। प्रथम नर परागकण केंद्रक जो होता है वह अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के और किसका निर्माण करता है, एक विशेष संरचना का निर्माण करता है। जो एक कोशिकी होती है उसे हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। क्या कहेंगे, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज या इसी को हम जाइगोट कहेंगे, जो कैसा होता है, 2n होता है, क्योंकि यह अगुणित केंद्रकों के संयोजन से संलयन से बनता है। तो यह जो युग्मनज बना है ये किसके, अंड कोशिका और परागकण का प्रथम केंद्रक से बना है, ठीक है ना। अब युग्मनज में क्या होगा, यह आकार में बढ़ेगा और आकार में बढ़ने के पश्चात इसमें विभाजन होगा। तो जो आकार में बढ़ा और इसमें पहला जो विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ होगा और यह असमान विभाजन होता है, अर्थात इसमें एक छोटी कोशिका होती है और एक बड़ी कोशिका होती है। छोटी जो कोशिका है इसको हम क्या कहेंगे, भ्रूणी कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, भ्रूणी कोशिका कहेंगे, ठीक है। और जो बड़ी कोशिका उसको हम क्या कहते हैं, आधारी कोशिका कहेंगे। इसको हम आधारीय कोशिका कहेंगे, ठीक है। अब जो ये भ्रूणी कोशिका है इससे क्या होना है, भ्रूण का निर्माण होना है। जो भ्रूणी कोशिका है उससे भ्रूण का निर्माण होना है और जो आधारी कोशिका है उससे निलंबक का निर्माण होना है। ध्यान देना है, जो भ्रूणी कोशिका है इससे ही भ्रूण बनने वाला है और जो आधारी कोशिका होती है इससे निलंबक यानी एक विशेष प्रकार की संरचना बनेगी जो क्या करती है, भ्रूण को भ्रूण कोश के पास ले जाने के लिए जिम्मेवार होती है। अर्थात भ्रूण कोश के पास भ्रूण को बनाए रखती है जिससे भ्रूण उससे पोषण प्राप्त करता है और लगातार विभाजन करता है, ठीक है ना, विकास करता है। तो चलिए सबसे पहला जो विभाजन होता है वह आधारी कोशिका में होगा। तो आधारी कोशिका में लगातार विभाजन होने के पश्चात लगभग 6 से 8 कोशिकाएं इसमें बनती हैं और इन सभी कोशिकाओं के बनने से क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है। ये लीजिए, ये हो गई आपकी कौन सी, भ्रूणी कोशिका। और ये जो एक संरचना बन रही है, ये जो एक संरचना बन रही है 6 से 8 कोशिकाओं की कतार से, इसको हम कहेंगे निलंबक। ये क्या बनेंगे, निलंबक संरचना या सस्पेंसर कहेंगे। निलंबक की प्रथम जो कोशिका होती है जो भ्रूणी कोशिका के करीब होती है इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये जो बड़ी कोशिका बनती है इसमें से एक कोशिका बड़ी होती है, ये क्या कहलाती है, चूसकांक। इसको हम क्या कहेंगे, चूसकांक कहेंगे, ठीक है। अब इस संरचना में ध्यान देना है आपको, चूसकांक, ठीक है। देखिए ये निलंबक जो बना है, ये निलंबक की संरचना जो होती है, अभी जैसा कि हमने बताया कि यह भ्रूणी कोशिका को किसके पास ले जाने का प्रयास करती है, काम करती है, यह भ्रूण कोश के
पास ले जाने का प्रयास करती है ताकि जो भ्रूणी कोशिका है इसमें विभाजन हो सके और बनने वाला जो भ्रूण है वह पोषण प्राप्त कर सके। ठीक है ना, ये तो बात काम हो गया निलंबक का। अब देखिए हाइपोफाइसिस का काम क्या है। जो हाइपोफाइसिस कोशिका है यह आगे चल करके और भ्रूण का जो मूलांकुर भाग होता है उसके आगे एक विशेष संरचना होती है जिसको कहते हैं मूल टोक या रूट कैप कहते हैं। तो रूट कैप का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो हाइपोफाइसिस करती है। इस बात को ध्यान रखना है। और हाइपोफाइसिस किसका भाग है, निलंबक का भाग है, यानी ये किसका, आधारी कोशिका का प्रमुख भाग होता है, ध्यान रखना है आपको। आगे चल के क्या होगा, अब भ्रूणी कोशिका में विभाजन शुरू। तो जो भ्रूणी कोशिका होगी इस कोशिका में पहला जो विभाजन होगा, देखिए समकोणीय विभाजन होगा। पहला विभाजन कैसा होता है, समकोणीय विभाजन होगा। तो देखिए समकोणीय विभाजन होगा अर्थात इस प्रकार से ये एक के बाद एक अनुप्रस्थ विभाजन और एक कैसा होता है, अनुलंब विभाजन होता है। तो इस प्रकार से 4 कोशिकाएं इसमें बन जाती है। ठीक है, और शेष निलंबक इसी तरह से बना रहेगा। इसको बस ऐसे ही बना लेना है, थोड़ा शॉर्टकट में भी चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोशिकाएं यथावत बनी रहेगी, हाइपोफाइसिस और ये सभी कोशिकाएं। तो इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई, जो भ्रूण है उसमें कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 बन गई। अगला जो विभाजन होगा ये कैसा होगा, एक परिमित विभाजन होगा। और ध्यान रखिए जो भ्रूणी कोशिका है उस भ्रूणी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन और अनुलंब विभाजन के पश्चात एक परिमित यानी वृत्तीय विभाजन होगा, वृत्ताकार संरचना हो गई, गोलाकार। और इस विभाजन से कोशिकाओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। ठीक है ना, ध्यान देना है अब आपको। और ये जो पूरी निलंबक की जो संरचना है वो यथावत ऐसे ही बनी रहेगी, ध्यान रखना है। ठीक है ना, अभी विभाजन की प्रक्रिया जो है आगे सतत क्रम से चलती रहेगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, चूंकि जो 8 कोशिकाओं का जो संरचना बन गई है वो लगभग गोलाकार बन गई है। और इस गोलाकार संरचना में 4 कोशिकाएं ऊपर आपको दिख रही हैं और 4 कोशिकाएं नीचे की तरफ दिख रही हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से 4 कोशिकाएं नीचे और 4 कोशिकाएं ऊपर। जो ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं अर्थात यहाँ से विभाजन यदि करें तो ऊपर की 4 कोशिकाएं 1 2 3 4, ये चारों कोशिकाएं जो होती है प्रांकुर यानी तने का निर्माण करेंगी और बीज पत्रों का निर्माण करेंगी। और जो नीचे की 4 कोशिकाएं होती है यह जड़ीय संरचना का निर्माण करती है, जड़ का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये एक गोलाकार संरचना। इसके पश्चात जो अगला विभाजन होगा तो इसमें भ्रूणी कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वह 16 हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगला, चूंकि 16 संख्या तक जो भ्रूण है वो गोलाकार ही होता है, इसलिए आगे इसको न बनाते हुए अगली संरचना जो है, चूंकि ये कौन सी है, ये अष्टकोशीय अवस्था है, ये चतुष्कोशीय अवस्था है। और अगली जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, वह 16 कोशीय अवस्था बनेगी। इसके पश्चात जो भ्रूण है वह आकार बदलेगा, यानी भ्रूण की अपने विकास के क्रम में अपना आकार बदलेगा। और उसका आकार कैसा होगा, हृदय आकार होता है, लगभग जैसे हृदय होता है इस प्रकार से आकार का होता है। और ये निलंबक कोशिकाएं जो होती है वो यथावत ऐसे ठीक है। अब इसमें जो है सभी कोशिकाएं आप ऐसे बना सकते हैं कि सभी कोशिकाएं बन गई। और जो भ्रूण है वो लगभग किस आकार में हो जाता है, यह हृदयाकार संरचना के रूप में हो जाता है। चित्र उतना अच्छा भले न बन पाए लेकिन आपको मेन चीज क्या है समझना है, मेन चीज आपको समझ कर रखना है कि ये हृदयाकार संरचना बन जाती है, काहे कि ये भ्रूण की। अब इस हृदयाकार संरचना के पश्चात जो अगला स्टेप आएगा वो क्या हो जाएगा, एक प्रारूपिक जो भ्रूण है वह बनता है। क्योंकि हृदयाकार संरचना पहले क्या करेगा, ये गोलाकार संरचना के रूप में रहेगा, फिर हृदयाकार संरचना के रूप में आ जाएगा भ्रूण। और फिर इसके पश्चात निलंबक जो है धीरे धीरे समापन की ओर जाएगा और एक जो पुष्पी पौधों का भ्रूण है वो अपने मूल स्वरूप में आएगा, मुख्य स्वरूप में आएगा। तो यदि ऐसा हम करें कि हृदयाकार संरचना के बाद जब इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होगा तो इस विभाजन के पश्चात एक जो पुष्पीय पौधों का जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है पहले वो इस प्रकार से एक संरचना के रूप में आएगा
और इस संरचना में यानी मैच्योर पूरी तरह से जब भ्रूण बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, और इसमें एक संरचना नीचे की तरफ ऐसे बनती है जिसका जिक्र और जिसके बारे में हमने अभी कुछ ही समय पहले बताया। तो ध्यान दीजिए कि किस प्रकार की संरचना बनती है एक भ्रूण की। लगातार विभाजन और विभाजन के पश्चात फाइनली क्या बन जाता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण के बनने के पश्चात इसमें कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं ये थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। तो देखिए एक जो भ्रूण बना वो इसी तरह से बना हुआ है। अब इसमें देखिए इसका यहां से यदि ध्यान दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये भ्रूणी अक्ष हो गया। क्या हो जाएगा, ये भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, और इस भ्रूणी अक्ष से ध्यान देना है जहां दोनों, अब चूंकि ये भ्रूणी अक्ष हो गया और ये क्या हो जाएंगे, बीज पत्र हो जाएंगे, बीज पत्र हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बीज पत्र जो होते हैं ये और ये दोनों क्या हो गए, बीज पत्र हो गए। तो बीज पत्रों का वह भाग जहां से बीज पत्रों की शुरुआत होती है, तो बीज पत्रों वाला जो भाग होता है, ध्यान देना है आपको, यहां हम लाइनिंग किए दे रहे हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। तो ये जो बीज पत्र वाला जो भाग होता है, यानी जहां बीज पत्र जो होते हैं भ्रूणी अक्ष से जुड़ते हैं, जहां से भ्रूणी अक्ष में बीज पत्रों की शुरुआत होती है, उसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इपी कार्टिल। क्या कहेंगे इसको हम, इपिकार्टिल, यानी बीज पत्रोपरिक। क्या कहेंगे इसको हम, बीज पत्रोपरिक कहेंगे, बीज पत्रोपरिक, जिसको हम इपिकार्टिल कहते हैं, एपिकार्टिल कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है वह भाग भ्रूणी अक्ष के ऊपर का वह भाग जहां पर दोनों बीज पत्र आकर के जुड़ते हैं, उससे ऊपर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बीज पत्रोपरिक या एपिकार्टिल कहलाता है। एपिकार्टिल का जो भाग है उस भाग में एक विशेष संरचना पाई जाती है जहां से आगे चल करके और प्रांकुर यानी कि जो तने का निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है, वह प्रांकुर कहलाता है। ध्यान देना है कि जो बीज पत्रोपरिक है, इस बीज पत्रोपरिक का वह भाग जहां से तने का निर्माण होना है वो क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। यानी ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, प्रांकुर कहलाएगा। प्रांकुर, ठीक है ना। प्रांकुर कौन सा है, कौन सा भाग है प्रांकुर, जहां से आगे चलकर तने का निर्माण होता है। यानी प्रांकुर वह भाग होता है जहां से आगे चलकर के तने का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए जो भ्रूणी अक्ष है, जो भ्रूण का भ्रूणी अक्ष है, उस अक्ष के बीज के जो पत्र हैं, जो बीज पत्र हैं, उनसे निचले भाग, उनके निचले यानी कि उनके जुड़ने का जो निचला हिस्सा होता है, निचला भाग होता है, ये क्या कहलाता है, इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो गोलाकार होती है, इसको हम कहते हैं बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, या इसको हाइपोकार्टिल कहते हैं, हाइपोकार्टिल। ठीक है, ये हाइपोकार्टिल होगा। अब हाइपोकार्टिल में भी एक विशेष संरचना पाई जाती है जहां से जड़ का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, मूलांकुर। अब मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होना है। मूलांकुर के आगे एक विशेष संरचना होती है जो हाइपोफाइसिस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हाइपोफाइसिस जो कोशिका होती है उससे विकसित होती है, इसको हम कहते हैं क्या, मूल टोप, मूल टोप या रूट कैप जिसको बोलते हैं, मूल टोप कहेंगे, रूट कैप या मूल टोप। तो एक जो प्रारूपिक भ्रूण होता है, उसकी पौधों का एक प्रारूपिक जो भ्रूण होता है, उसमें यदि हम देखें तो क्या है, विशेष रूप से 4-5 संरचनाएं होती है। एक भ्रूणी अक्ष होता है, 2 बीज पत्र समाहित होते हैं, और फिर इसके पश्चात उसमें 2 प्रकार की विशेष प्रोटीन, एक बीज पत्रोपरिक और दूसरी कौन सी होती है, बीज पत्राधार, यानी एपिकार्टिल और हाइपोकार्टिल। यानी भ्रूणी अक्ष
के बीज पत्रों के जुड़ने के स्थान से ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, बीज पत्र परिक यानी एपिकार्टिल, और नीचे का जो भाग होता है हाइपोकार्टिल कहलाता है, यानी बेलनाकार प्रोटीन इसमें पाई जाती है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए एक एक बिंदु को आपको समझना है। हाइपोकार्टिल एक बेलनाकार प्रोटीन होती है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि पुष्पी पौधों के जो भ्रूण है, एक प्रारूपिक जो भ्रूण है उसमें बेलनाकार प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है हाइपोकार्टिल कहेंगे। तो हाइपोकार्टिल हो गई, हाइपोकार्टिल में ही मूलांकुर पाया जाता है जिससे जड़ का निर्माण होता है। जो एपिकार्टिल होता है, बीज पत्रोपरिक होता है, उससे क्या, उसमें क्या स्थित होता है, प्रांकुर स्थित होता है जिसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। प्रांकुर को प्लूम्यूल भी कहते हैं और मूलांकुर को रेडिकल कहते हैं। इस बात को ध्यान आपको रखना है। तो इस प्रकार से एक जो भ्रूणी विकास है उसको समझने के साथ साथ पुष्पी पौधों का जो भ्रूण होता है किस तरह से होता है आपको ध्यान रखना है। दो बीज पत्र इसकी प्रमुख पहचान है, यही आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लेके आएंगे जो भ्रूण का एक बीज पत्री जो भ्रूण होता है, ठीक है ना, उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद सर।